आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिनकी वजह से आज ये वीडियो आप देख रहे हो। ध्यान देना, ये 3 ऐसे सीक्रेट है जिससे आपको पता चलेगा कि 90% स्टूडेंट एग्जाम क्यों क्रैक नहीं कर पाते, क्यों वो आखिरकार फेल हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात है नॉलेज ऑफ एग्जाम। देखो ज्यादातर स्टूडेंट को क्या है कि नॉलेज ऑफ एग्जाम मतलब प्रॉपर एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं होती। अब आप तो सोचोगे भाई मुझे तो पता है, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो सब कुछ पता है। अरे मैं उस नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, तुम समझ नहीं रहे भाई। मैं कौन से नॉलेज की बात कर रहा हूं? मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूं कि आपको एग्जाम का प्रॉपर सिलेबस पता नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे हमने तो सिलेबस डाउनलोड करके रखा है, तो उस सिलेबस की भी बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूं देखो समझना। अब बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस बस डाउनलोड किया, उसके टॉपिक देखे आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपके सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के, उनके अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है 15, 20, 25 जो भी टॉपिक है उसमें से पहले टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे से इतने मार्क्स के, तीसरे से इतने मार्क्स के, चौथे से इतने मार्क्स के। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, आपको ये पता चलेगा एक्चुअली कि आपकी सक्सेस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। अब जिस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है और उस पर आपको ज्यादा टाइम खर्च करना है। और जिस टॉपिक से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको कम फोकस करना है, उस पर कम टाइम लगाना है। जैसे ही आप इतना कर लोगे ना मेरे भाई, ध्यान देना, जैसे ही आप इतना कर लोगे आपका 50% सिलेक्शन तो यही हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ही नहीं करते, पता नहीं उनके ऊपर कौन सा भूत सवार रहता है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ही नहीं करते, पता ही प्रैक्टिस कहां जाकर करते, और वो प्रैक्टिस जाकर करते मेन एग्जाम में। और जब मेन एग्जाम में प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन वो नेगेटिव करके आते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा? आपको प्रैक्टिस करनी एग्जाम के पहले करो। एग्जाम सेंटर में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपन जाते हैं, वहां पर हम प्रैक्टिस करने नहीं जाते। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट जो सीक्रेट है वो है लाइफ वर्सेस टाइम टेबल। आप अपनी लाइफ के साथ अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाते। ज्यादातर स्टूडेंट अपना इतना समय बर्बाद करते हैं जिसकी हद नहीं, उनको पता नहीं चलता है। मॉर्निंग में उठते हुए क्या करते हैं, बिल्कुल अपने पास में मोबाइल रखते हैं और मॉर्निंग में उठते जैसे उनकी आंखें खुलती है सबसे पहले पता है क्या करते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। वो देखते हैं कि किसने व्हाट्सएप पर क्या भेजा, किसने क्या स्टेटस लगाया, फेसबुक पर क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, वो अपनी लाइफ में क्या घटित हो रही है वो भी नहीं देखते। वो भी नहीं देखते कि मेरी पोस्ट पर कितने क्या डाला। बताइए क्या देखते हैं, विराट कोहली की पोस्ट को किसने लाइक किया, इस पर कितनी रीच आई, इन चीजों को देखते हैं। और फिर देखते देखते पता नहीं रील देखने लग जाते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और उनके दिन का आधा समय 50% समय तो केवल इसी चक्कर में बर्बाद हो जाता है। वो टाइम टेबल मैनेज ही नहीं कर पाते। आपको मैं बता देता हूं आपको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। भाई आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको फाइनली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और जिस भी एग्जाम की आपको फाइनली प्रिपरेशन करनी है आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका सिलेबस उठाना है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है। कैसे करना है टाइम टेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट? जैसे सपोज करो कि आपके सिलेबस के अंदर सपोज करो कि 25 टोटल मिला के जैसे 25 टॉपिक है मान लो। अब वो 25 टॉपिक को आपको कवर करना है और उसके लिए आपने शेड्यूल किए 6 मंथ, मतलब 6 मंथ में मुझे इस सिलेबस को पूरा कवर 100% कवर करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो आपका टाइम टेबल भी उसी के अकॉर्डिंग घूमेगा। अब आपने क्या किया, जो पूरा 6 महीने का सिलेबस है ना उसको आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि भाई एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आपको गलतियां कभी भी नहीं करनी। उसको आपको सेगमेंट में तोड़ लेना है कि मान लो कि जो 6 मंथ का सिलेबस आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि 6 महीने में कवर करूंगा, उसको मान लो आपने 3 सेगमेंट में डिसाइड कर लिया। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4, 5 जो भी सेगमेंट बनाना चाहो बना सकते हो। अब आपने 3 सेगमेंट डिसाइड किया कि पहले सेगमेंट के अंदर इस सिलेबस के मैं इन टॉपिक को कवर करूंगा,
दूसरे सेगमेंट में इन टॉपिक को करूंगा, तीसरे सेगमेंट में इन टॉपिक को करूंगा। उसमें भी मैं तो ये कहूंगा कि पहले सेगमेंट में उन टॉपिक को आप रखो जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, हाई वेटेज टॉपिक आपको डिसाइड करना है, आपको पूरे पेपरों के एनालिसिस करके डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन भी टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं, उनको आपको पहले सेगमेंट के अंदर रखना है। दूसरे सेगमेंट में उन टॉपिक को रखना है जिनका वेटेज कम होता है, जिन पर आपको कम फोकस करना है। और लास्ट सेगमेंट में उन टॉपिक को आपको रखना है जो जिनका वेटेज बहुत ही कम है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि उनमें से अगर कुछ बच भी जाए, आपका एग्जाम समय से पहले आ जाए, तब भी आपके दिमाग पर कोई खास लोड नहीं पड़े। अब आपने पहले सेगमेंट के अंदर सपोज करो कि 10 टॉपिक को डिसाइड किया भाई, और 10 टॉपिक के लिए आपने देखो पूरे सिलेबस के लिए 6 महीने, प्रत्येक सेगमेंट के लिए 2 महीने, और पहले सेगमेंट के जो 10 टॉपिक है उनमें भी आपने डिसाइड किया कि इसका जो पहला टॉपिक है, मान लो इसके लिए आपने 5 दिन डिसाइड किए। वो आपको टॉपिक की लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक बड़ा है, कौन सा छोटा है। छोटे टॉपिक के लिए कम टाइम दो, बड़े टॉपिक के लिए ज्यादा टाइम दो। अब पहले टॉपिक के लिए 5 दिन का टाइम आपने डिसाइड किया, तो 5 दिन का जो टाइम होगा ना, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि पहले दिन मुझे क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है। इसके लिए आपका पूरा दिन शेड्यूल होना चाहिए। पूरा दिन क्या होना चाहिए भाई? शेड्यूल होना चाहिए। भाई आपको करना क्या, देखो आप बहुत से स्टूडेंट ये सोच के सोते हो रात में, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और 5 बजे उठकर पढ़ूंगा। पता चलता है कि 8 बजे उनकी मम्मी आकर उनके लात देती, उसके बाद वो उठते हैं, अदरवाइज वो उठते ही नहीं भाई। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सुबह 5 बजे उठकर आपका मोबाइल नहीं देखना। सबसे पहले आपको अपने डायरी के अंदर ये नोट करना है कि आज के दिन का मेरा शेड्यूल क्या है, आज के दिन में फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा, किसका पार्ट का मैं रिवीजन करूंगा, कितने क्वेश्चन में सोल्व करने वाला हूं। ये सब आपको प्लानिंग करनी है मॉर्निंग में, और पूरा दिन फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। अब सपोज करो पहले दिन में आपने जितना टारगेट सेट किया है वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो उसको दूसरे दिन में जोड़ दो। इससे क्या होगा, दूसरे दिन आपके पास वर्कलोड बढ़ गया। अब उससे बचने के लिए आप उसको पहले ही दिन में कवर करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज क्या होगा, कुछ दिन आपका शेड्यूल चलेगा, उसके बाद वापस ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सब कर लिया, मैं कराओ आपके सिलेक्शन के चांस ये करते, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जिस दिन आपकी डायरेक्शन डिसाइड हो गई कि आपको करना क्या है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गोल, ये जो गोल है ना लाइफ का, गोल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखो जिस व्यक्ति का गोल नहीं होता, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरी जिंदगी में वो कहीं भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन जिस दिन आपने गोल फिक्स कर लिया कि फाइनली मुझे यही करना है, और जिस दिन आपने गोल डिसाइड कर लिया और उस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं, आप दिशाहीन प्राणी हो, तो फिर आपको सक्सेस कोई नहीं बना सकता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एग्जाम फोबिया। देखो एग्जाम फोबिया अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ। देखो बहुत से स्टूडेंट के क्या है कि ये काफी बड़ी समस्या होती है। शुरू में तो क्या होता है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक तो पढ़ते ही नहीं। जब वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आने के बाद में बहुत से स्टूडेंट्स होते रहते हैं, पता नहीं वो क्या खा के उन्होंने क्या किया था, पैदा हुई तो पता ही नहीं। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम मतलब एक तरह से क्या हुआ, तो वैकेंसी आने के बाद भी प्रिपरेशन नहीं करते, बल्कि जब एग्जाम डेट आ जाती है तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है उनका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा भाई, वो टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको क्या है, आपको पढ़ना स्टार्टिंग से शुरू करना। आपको जब वैकेंसी नहीं आए ना, तब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, ताकि आपके पास पर्याप्त समय रहे। और जिन स्टूडेंट के बेसिक्स वीक होते हैं ना, उनके लिए तो भाई सबसे सुटेबल टाइम ही वो होता है जब वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो बहुत कम समय मिलता है। ऐसे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर ही नहीं पाते जिनके बेसिक्स वीक होते हैं। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब में है, कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी सबसे सुटेबल टाइम वही होता है जब वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि वो तब से प्रिपरेशन करेंगे तब उनका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन के चांस दूर दूर तक यहाँ पर नहीं रहेंगे।
आपको क्या करना है, देखो आपको बेसिक से प्रत्येक चैप्टर को तो पढ़ना है, उसके साथ साथ उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी सोल्व करना। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते, प्रैक्टिस नहीं करते, पीवाई को देखते ही नहीं, पता नहीं क्या सोचते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा ना भाई, आधा तो आपका चांस ही खत्म हो गए। कैसे? क्योंकि आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना वो रिलेवेंट भी है ये भी नहीं। सपोज करो आपने गलती से एक ऐसा टॉपिक पढ़ लिया जिसे क्वेश्चन ही नहीं आए पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में, आपको क्या लगता है अगर वो टॉपिक आपको ने पढ़ भी लिया तो क्या उससे आपको कोई फायदा होगा? अगर आप भाई पीवाई को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो आपको कंप्लीट पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत कर पाओगे। एग्जाम लेवल का एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। ओवर स्टडिंग तो भूल के भी नहीं करना, आपको रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही आपको पढ़ना है। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये चीज पहले भी, आज भी और भविष्य में भी लागू होगी, इसको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। इसलिए आपको वैकेंसी आने पर प्रिपरेशन नहीं करनी, जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम उसकी प्रिपरेशन आज से इसी वक्त से आपको स्टार्ट करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे, और वो भी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। एक साथ आपको दो नाव में पैर नहीं पसारना। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी भी प्रिपरेशन कर लो इसकी भी कर लो। अगर 2-3 एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे रिलेवेंट एग्जाम होने चाहिए, उनके सिलेबस एक होना चाहिए। अगर 2-3-4 एग्जाम के सिलेबस सेम है तो सिंगल प्रिपरेशन आप कर सकते हो, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक एग्जाम इधर जा रहा है एक एग्जाम इधर जा रहा है, तो दोनों के साथ में प्रिपरेशन कभी भी मत करना। आपका सिलेक्शन होना काफी दूर की बात हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।